प्रोग्राम राज़ो नियाज़, जोरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से इलेक्शन को लेकर कुछ मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि जिस तरह के हालात हैं इलेक्शन मुहिम मुमकिन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जरदारी साहब ने रहीम यार खान से अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। विहाड़ी में वो आज मौजूद थे, अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका कहना था कि PDM का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा हैं। इमरान खान सियासतदान नहीं है, इसलिए उनसे कोई बात नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। और ये साहब आप देख रहे हैं कि जरदारी साहब पंजाब की सियासत के महाज पर सरगर्म हो चुके हैं। देखिए, मैं बात बताऊं आपको कि जरदारी ने एक खास प्लानिंग के तहत ये सारा लगता है गेम खेली है। अच्छा, मतलब PDM को वहां पर लेके आना, PDM से पहले PDM में थे, फिर PDM से निकल गए, फिर उसके बाद पूरे का पूरा मनूवर किया, पहले बलूचिस्तान में मनूवर किया, फिर उसके बाद सबसे अहम तरीन आपको पता होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जब कौमी असम्बली से जितवाया गया जी, तो उसमें जरदारी साहब ने प्ले किया था। और उस वक्त एक आपको याद होगा कि फौरन इमरान खान ने अगले दिन वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस ले लिया था ताकि साबित किया जाए कि मैं हूं और मैं एग्जिस्ट करता हूं एज अ मेजॉरिटी पार्टी लीडर वहां पर। लेकिन उसके बाद से नवाज शहबाज शरीफ को लेके आना, फिर उनको राजी करना, फिर उसके बाद उनको वज़ीर आज़म की नशिस्त पे लेके आना। लेकिन जरदारी साहब ने ये बिल्कुल यकीनन नहीं सोचा होगा कि 10 अप्रैल के बाद ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जिसकी के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। जितने भी प्लेयर्स थे ना, कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि 10 अप्रैल को हो जाए। अब इस 10 अप्रैल ने दो तरह के काम किए। एक तो जरदारी साहब की खुशी को दुबाला कर दिया। अच्छा। क्योंकि उस खुशी को दुबाला करने में यह हुआ कि उनकी पुरानी शदीद ख्वाहिश थी कि नून लीग को वो किस तरीके से डिच करते हैं, और इसके बारे में वो अपनी निजी महफिलों में भी इजहार करते रहे। अक्सर कहा करते थे कि मेरे लिए तो इमरान खान ने या किसी और ने कभी भी कोई गड़ा नहीं खोदा, मुझे तो गिरफ्तार भी इन्होंने किया, केसेस भी सैफुर रहमान से बनवाए गए, जुबान भी मेरी जेल में इन लोगों ने काटी। और वो बड़े खास तौर पे उसका जो सेनेटर है आजकल, उनके राणा साहब जो हैं, उनका नाम लिया करते थे, जो IG हुआ करते थे उस वक्त वहाँ पर अपना सिंध में। तो वो हमेशा कहा करते थे कि एक वक्त आएगा कि जब राना मकबूल साहब जो थे, तो एक वक्त आएगा कि जब हम किसी ना किसी तौर पर इसका बदला ले लेंगे। अब वो देखें, अब एक सिचुएशन बन रही थी और मौलाना फजल रहमान बड़े खास स्टाइल से कह रहे थे कि इस फितने का मुकाबला जो है हम इकट्ठे होकर करेंगे और हम कब चाहेंगे। और उस वक्त सिचुएशन भी ऐसी थी कि इमरान खान के मुकाबले में बिल्कुल वैसे ही जैसे बेनजीर के मुकाबले में IGI का वोट आया था, तो हम इकट्ठे वोट जो है उसको करें, मुकाबला करें। तो जरदारी साहब ने आज कैंपेन के आगाज में ये वादे कर दिया कि नहीं, हम PDM का हिस्सा नहीं है और हम हुकूमत का हिस्सा हैं। उन्होंने पूछा कि दो दफा पूछा गया कि आप जो है वो इलेक्शन में किस तीर के निशान लेंगे। अच्छा, दूसरी 2-3 चीजें हैं जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, जिसके बारे में इन्होंने बात की है और ये बिलावल ने भी की थी। एक उन्होंने कहा है कि मर्दमशुमारी पे हमारे इतराज़ात, जो अभी मर्दमशुमारी हो रही है बायोमेट्रिक्स की बुनियाद पे, ठीक। अब बायोमेट्रिक्स ऐसी चीज है कि जिसके अंदर ये नहीं हो सकता कि सिंध की आबादी जो है वो अगर 10 लाख है तो उसको 15 लाख बना दिया जाए, और कराची की आबादी जो है वो अगर 5 लाख है तो उसको 3 लाख बना दिया जाए। वो तो अंगूठे का निशान है और अंगूठे के निशान से आगे चलेगी, ठीक, और उसी के हिसाब से वो होगा जो कि बायोमेट्रिक्स है। अब बच्चे का अगर बायोमेट्रिक्स अपने लेना भी है तब भी तो वो भी उसमें बायोमेट्रिक्स फर्दर रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक। तो वो असल में होता यह है कि मैनुअल में मैनिपुलेशन हो जाती है। मैनुअल लफ्ज इसलिए हो जाता है कि हाउ टू मैनिपुलेट द थिंग। तो जरदारी से पहले बिलावल ने इस पे इतराज किया है जी। दूसरा, बिलावल ने यह भी कहा है कि हम सैलाब की वजह से फेडरल गवर्नमेंट से तंग हैं, इन्होंने कोई हमारी मदद नहीं की, किसी तौर पर उन्होंने आगे नहीं बढ़े, कोई काम नहीं किया। अगरचे कि कल वो शाह डार साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे और खुद इतराफ कर रहे थे कि सारा हमें लोन ही तो मिला है और तो कुछ मिला नहीं, और लोन आ जाएगा और ये हो जाएगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से अलहदा भी हो सकते हैं। अब हुकूमत में अलहदा होने में बिलावल की पीपल्स पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। कोई ऐसी वजारतें नहीं हैं कि जिससे कोई सब्सटैंशियल बेनिफिट हो रहा हो, मतलब कोई नौकरियां दिलवा रहे हों या कोई और काम कर रहे हो, ऐसी मतलब कमरजान कायरा जो है वो कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया के वो मशीन लगे हुए। बिलावल भुट्टो जो है वो लगा हुआ उसका क्या नाम है अपना फॉरेन ऑफिस का, मतलब वजारत खारजा का, उसके हिसाब से उन्होंने टूर कर लिए हैं, अपना एक इमेज बिल्डिंग की मुहिम में चले गए। तो जरदारी साहब की एक और मुझे बड़ी हैरानकुन बात लगी कि उन्होंने इमरान खान को अपना जिसे कहते हैं काउंटर करने के लिए कि इमरान
इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं थी राजनपुर की, ये तो बेसिकली महंगाई हमारी नाकामी की वजह से जीते हैं। अब उन्होंने बड़ा एक मजेदार आर्गुमेंट दिया। आर्गुमेंट उन्होंने दिया है कि राजनपुर में खवातीन जो हैं उनके ज्यादा वोट पड़े हैं, तो ये लस्सी अपना टमाटर प्याज, ये तो अब उनको शायद जरदारी साहब खुद गांव के रहने वाले हैं, उनको शायद अंदाजा नहीं है कि राजनपुर में खवातीन टमाटर खरीदने नहीं जाती, टमाटर खेतों में उगते हैं वहां और वहीं से तोड़ के लाती हैं। वहां से आलू प्याज खेतों में उगते हैं, वहीं से वो तोड़ के लाती हैं। सब्जी भी वहीं से उगती है, मिर्चें भी वहीं से लेती हैं। वहां की तो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी होती है। मैं अभी गया हुआ था वहां पर, क्या नाम है, बहावलपुर, तो वहां पर ये सारे लोग जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, डेरा खान की पी, वो भी वहां मुलाकात हुई। अच्छा। आप सोच नहीं सकते, वो कहते हैं कि वहां के डिप्टी कमिश्नर के पास, मैं किसी का नाम लेके उस बेचारे को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, वो कहते ये हैं कि हमने नौकरी के अंदर इतना प्रेशर कभी नहीं देखा जितना इस इलेक्शन के अंदर था कि इमरान खान के लगारी साहब को हरवाना है। बल्कि उन्होंने कहा यहां तक हमने किया कि एक बंदे ने इनकार किया, उसके साथ कुछ वोट थे, हमने उसके 100 बकरियां थी, हम बकरियां उठा के हमें थाने में बंद कर। अच्छा। और ये वाकई इस तरह के कई और वाकयात हुए, लेकिन उसके बावजूद 40,000 वोट जीता। तो जरदारी साहब जो है वो अगर एक बहाना बनाना चाहते हैं, और फिर उसके बाद एक और बड़ी अजीबोगरीब सी मिसाल दी कि जी माशियत हम संभाल लेंगे। उन्होंने कैसे संभाल लेंगे? उन्होंने कहा 2008 में दुबई डूब गया था, अब दोबारा बन गया। ओ भाई, 2008 में पूरी दुनिया डूब गई थी। 2008 का जो क्राइसिस है, इट वाज अ वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, उससे इतना नहीं निकल सकी। आज तक पूरी दुनिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.11 से ऊपर नहीं जा सका। बिल्कुल सही, ये हालत हो चुकी हुई है। तो आप किस किस कौम को पागल बनाते हो? बस ठीक है, आज इलेक्शन लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे। हिलाली साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप समझते हैं कि पंजाब और केपी के इलेक्शंस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्लैश होने वाला है? बिल्कुल होगा, बल्कि शुरू हो गया है। मुझे तो पता चला है कि जरदारी साहब को कहा गया था कि आप कैंपेन जो है शुरू करें रहीम यार खान से। अच्छा। शुरू करें साउदर्न पंजाब से, और बल्कि ना सिर्फ शुरू करें, उधर जो मैसेज गया है कैंडिडेट्स को वो हैं कि आप पीपीपी के पास आएं, नून को भूल जाएं। तो मेरे ख्याल में ये प्री अरेंज था, नंबर 1। दूसरी बात ये है, देखिए बिलावल भुट्टो ने जो कहा है, तीनों बातें जो उसने कहा है सेंसस के बारे में, और साथ साथ वो जो BISP का कंट्रीब्यूशन होगा फेडरल गवर्नमेंट में, जिन्होंने उन्होंने नहीं दिया है 4.7 बिलियन रुपया, वो कह रहा है कि हम इस गवर्नमेंट के साथ नहीं चल सकते अगर ये गवर्नमेंट ने ये वादा पूरा ना किया। और बिल्कुल मेरे ख्याल में ये जायज स्टेटमेंट है। व्हाई डू यू प्रॉमिस? तुम क्यों वादा करते हो जब डिलीवर नहीं कर सकते? नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अब आप सोचिए 2017-18 का जो हुआ था सेंसस, उसमें बड़ा अच्छा सेंसस था, हर इदारा उसमें शरीक था, काउंटिंग भी उधर ठीक ठाक हुई थी। क्या गड़बड़ हुआ? गड़बड़ हुआ आखिर में जब देहात और शहरों में आपको पॉपुलेशन की ये करना पड़ा। उधर उन्होंने जाके फिडल किया, उधर उन्होंने जाके गलती की। क्यों? कि वो चाहते थे कि ज्यादा सीट्स हो देहात में और शहरों में कम रहें। इन अदर वर्ड्स, उनके सपोर्टर्स जो थे देहात में थे तो शहरों में कम रहें। वो हो गया 2017-18 का। और ये जो सेंसस हो रहा है डिजिटल, मैं देखिए जी, मुझे समझ नहीं आ रही है इस मुल्क में आपका क्या ख्याल है? इलिटरेसी क्या है? मैं कहता हूं 70% इलिटरेसी है इस मुल्क में। तो ये लोग जाके डाउनलोड करेंगे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के वेबसाइट से वो फॉर्म्स, और फिर वो फॉर्म्स लेके भरेंगे। हिलाली साहब, बिलावल भुट्टो कल ये कह रहे थे कि मैं वजीर खारिजा हूं, मुझे नहीं पता था कि डिजिटल सेंसस शुरू हो चुका है, जब एक्सटेंड हुआ है उसके बाद मुझे पता चला है। तो लोगों को कैसे पता चलेगा? ये किसने कहा? बिलावल भुट्टो। वो तो उसको पता नहीं था ना। ही इज सेइंग कि उसको पता नहीं है कि ये हो रहा है। हाँ। मैं कहता हूं उनको बता दो, फिर भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हमारा पॉपुलेशन जो है अनएजुकेटेड पीपल है। तो इसके कंप्लेंट्स मे बी फॉर द रॉन्ग रीजंस जस्टिफाइड हैं। मगर सोचिए क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, सोचिए किस किस्म के प्रोजेक्ट्स पे लॉन्च हो रहा है और किस किस्म के ऑब्वियस इसमें गलतियां हैं जिसके लिए कोई अलाउंस नहीं है, कोई फैक्टर इन नहीं किया गया है।
माफ करिए, मैं समझता हूँ वी आर हेडेड फॉर डिजास्टर विद दिस कॉम्पिटेंस। ये जो कॉम्पिटेंस आप देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हिलाली साहब, साथ ही ये भी बता दीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन पर दिया हुआ फैसला मुस्तरद किया, तो किस हैसियत से वो ये बात कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो इत्तेहादी जमातों के सरबराह हैं, तो क्या इलेक्शन की डेट वो देंगे? नहीं, पहले तो बात उनसे मौलाना साहब को ये पूछना चाहिए कि वो आप कह रहे हैं पैसे कम हो गए हैं ना, मुल्क के पास पैसे नहीं है, तो आप महंगाई मार्च क्यों नहीं किया आपने? अरे भाई, महंगाई के खिलाफ एक मार्च करें, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ मार्च करें, कहें कि पैसे खत्म हो गए और फिर महंगाई देखें। यू सी द हिपोक्रेसी, ये जो है इन लोगों में। मेरे बारे इनको आप क्या, इनके बारे में आप क्या सुनना चाहते हैं? माने कि वो उन्होंने क्या है ये नहीं किया। 10 सीट्स हैं, 12 सीट्स हैं, और क्या है? बेसिकली नथिंग एल्स। और सबके खिलाफ कि ये हमारे खिलाफ हैं, ये प्रिवेंटिंग इलेक्शंस और ये वो। देखिए, सीधी सादी बात है, मौलाना साहब जो हैं, ठीक है, अच्छा। माफ करिए, उनके जो वालिद साहब थे, मुफ्ती साहब, वो एक व्हाट यू कॉल मंजे हुए सियासतदान थे। अच्छा, मौलाना साहब इज अ सेंसेशनलिस्ट, प्रोपेगेंडिस्ट। बिल्कुल। अच्छा, ओरिया साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जी केपी और पंजाब में मईशत और अमन अमान की सूरत हाल की वजह से इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है, तो किस ओहदे के तहत उन्होंने ये डिसाइड किया है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब वजीर दाखिला खैबर पख्तूनख्वा या फिर वजीर खजाना है? देखिए, मौलाना साहब को अलग बे नहीं पता कि इस दुनिया पाकिस्तान में इकोनॉमी चलती कैसे है। पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है वो डेफिसिट फिनांसिंग से चलती है, और डेफिसिट फिनांसिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप 4000 रुपया कमाते हैं और आपका खर्चा 5000 है, तो आप 1000 रुपये के नोट छापते हैं। ठीक, अच्छा। ये सारी प्लानिंग यही होती है। ठीक, अब अगर अब इलेक्शन का खर्चा आपका आ गया है, तो आप डेफिसिट फिनांसिंग के जरिए आप जितने अरब, अगर 4000 अरब आपका है, तो आप 80 अरब के नोट छापेंगे। ये कोई डॉलर तो नहीं है बाहर से लेके आने आपने। आप मुझे 1 घंटे के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी लगा दें, मैं आपको 80 अरब रुपया निकाल के दे देता हूँ। अच्छा, ये मेरा चैलेंज है। मौलाना साहब को कुछ पता नहीं है मसला सारा जो है कि मौलाना साहब। और दूसरी बात, सबसे अहम बात है कि मौलाना साहब चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, और इलेक्शन अगर, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तो कभी भी अमीर नहीं होगा। जब तक हम अमीर नहीं होंगे तब तक हम इलेक्शन नहीं होंगे। जब तक हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं होगी तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। जब तक हमारे यहाँ रोज कत्ल गारत खत्म नहीं होगी, हम इलेक्शन। ओरिया साहब, एक और अहम बात, छोटा साहब ने 1 मिनट में कमेंट करना है इस बात पे। मौलाना साहब ने यह भी कहा है कि अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन अदालतों ने अभी तो 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म दे दिया, मगर मुशर्रफ दौर में 3 साल का वक्त दे दिया गया था। तो मेरी तो याददाश्त ओरिया साहब थोड़ी बुरी है। आपको याद है कि मुशर्रफ साहब के इत्तेहादियों में कौन कौन था? मुशर्रफ साहब के उसी 3 साल के अंदर इलेक्शन हुए थे, और मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन जीते थे। exactly. और केपीके में उनकी और काजी हुसैन अहमद की जमात इस्लामी की गवर्नमेंट बनी थी, और उन्होंने 17वीं अमेंडमेंट की थी, और उन्होंने मुशर्रफ को वर्दी के अंदर जायज करार दिया था। ये गुनाह है जो कि मौलाना फजलुर रहमान के कंधे के ऊपर पूरी जिंदगी के दिन रहेगा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक टे विद अस। नाज़रीन, बज़ाहिर यूं लग रहा है कि इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरखास्त खारिज हो गई है। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार है। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इससे कबल इस्लामाबाद पुलिस इतवार वाले दिन इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क पहुंची थी। इस मौके पर क्या कुछ होता रहा उस पर बात करेंगे, जबकि दूसरी जानिब आज नैब लाहौर टीम ममनुआ फंडिंग में नोटिस वसूल कराने जमान पार्क गई थी। हिलाली साहब, कल जब इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क पहुंची, सुबह से लेकर रात तक जिस तरह के मनाजिर हमने देखे, पूरा शहर चौक हो गया था। गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, एक अजीब कशमकश की सूरत हाल थी, और ये इत्तलात भी थी कि वाटर कैनन मंगवा लिए गए हैं, एंटी राइट फोर्स तैयार है। तो हो क्या रहा था कल? अब किसकी बात आप मानेंगे, इसलिए कि 2 वर्शंस हैं। एक वर्शंस तो है वो जो हुआ, हम सब ने देखा, एक पुलिस पार्टी गई और नाकाम हो गए। दूसरा वर्शन ये है, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके सुनिए तो सही। देखिए रामीन, आप सुन रहे हैं कि उसी किस्म के थ्रेट्स आ रहे हैं
इमरान खान के खिलाफ, जो बीबी के खिलाफ आ रहे थे, जब वो आ रही थी वापस, और पता नहीं क्यों उस वक्त भी कुछ लोग जो थे उनको सीरियसली नहीं लिया वो थ्रेट्स को, और नतीजा क्या हुआ? नतीजा सबको पता है क्या हुआ। मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए, टेक इट सीरियसली, जो भी है थ्रेट्स, टेक इट सीरियसली। दूसरी बात, देखिए हर केस में इनको बेल मिल गया, प्री बेल मिल गया, हर केस में, एक्सेप्ट एक केस, और वो है ये तोशाखाना केस। क्यों? ये क्या हुआ है घड़ी के ऊपर? क्या बड़ी बात है? इसलिए मेरे ख्याल में कि ये केस जो है वो पीएमएल नून जो है वो कह रहे हैं कि ये चोरी का केस है। तो अगर चोरी के केस में वो अरेस्ट हो जाए तो उनका एजेंडा, उनका कहानी, उनका नैरेटिव बढ़ता है। तो मेरे ख्याल में ये सब हमें सोचना चाहिए। सर अभी तो पेशी का मामला है ना, अभी तो सर नहीं है, सर अभी इमरान खान वो पेश नहीं हो रहे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हो रही है। नहीं, चोरी का नहीं, इस वक्त तो पेशी का मामला है, वो पेश नहीं हो रहे अदालत में। उसको दे देना, दूसरों में तो पेश भी नहीं हुआ ना। ही डिड नॉट गो टू एवरी केस। प्री बेल, उसको प्री अरेस्ट बेल मिल सकता था। तो क्या बड़ी बात है? आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि पेश होना? क्या बड़ी बात है? घड़ी इज इन्वॉल्व्ड। नो, it is not the gravity of the theft, it is the fact कि उसके खिलाफ चोरी का इल्जाम पे वो अरेस्ट होगा। वो नून का जो मकसद है वो सर्व होता है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है उसके खत में इमरान खान के जो चीफ जस्टिस को लिखा है जो गलत है। वाकई उसका लाइफ, isn't his life in danger? क्या आप कह सकते हैं? हमने देखा किस किस्म के क्राउड्स आते हैं और कितने नजदीक उससे पहुंचे। किस किस्म का सिक्योरिटी है भाई? वो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी नजदीक जाके कुछ भी कर सकता है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो हो रहा है इस वक्त, इसको वी शुड टेक इट सीरियसली। क्या कोर्ट रूम्स जो हैं, हमारे कोर्ट रूम्स को डिजाइन विद अ व्यू ऑफ सिक्योरिटी नहीं, उनको दे बीन डिजाइन के जज सुन सकता है लॉयर्स को, डिफेंडर्स को। अच्छा ओरिया साहब, हमने तो ये सब जब चीजें आप देख रहे हैं। जी ओरिया साहब, हमने कल ये देखा था कि कानूनी तौर पे कुछ कंफ्यूजन पाई जा रही थी। जो पीटीआई की तरफ के वकील थे वो ये कह रहे थे कि जी 7 मार्च को अगर पेश ना हुए तो गिरफ्तारी होनी है, लेकिन आईजी इस्लामाबाद जो है वो इस बात पर अड़े हुए थे कि नहीं जी हमें तो अहकामात हैं कि गिरफ्तार करके 7 मार्च को पेश करना है। तो ये जरा थोड़ा सा बता दीजिए। मैं तोशाखाना के केस को क्लियर कर दूं। तोशाखाना का केस बुनियादी तौर पर इमरान खान के ऊपर इस बात का इल्जाम है कि उन्होंने तोशाखाने की जो घड़ी क्या इनकम थी वो उसको इलेक्शन में नहीं अपना उसको छुपाया, गोशवारे में नहीं लिखा। इतना केस है, क्योंकि तोशाखाने की घड़ी के चोरी हो साबित नहीं कर सकते थे, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन का केस है। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर नाअहल नहीं कर सकता था, इसलिए उन इलेक्शन कमीशन ने एक कोर्ट को भेजा कि आप देखें कि क्या वाकई इसने कोई ऐसी हरकत की है, ठीक है, जैसे छुपाने की। उसकी जो नाअहली हुई थी उसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसकी नाअहली सिर्फ एक मियां वाली की सीट में हुई है, आप ये इलेक्शन लड़ सकता है। हाँ, उसके बाद 7 सीटों पे इमरान खान इलेक्शन लड़ा और जीता। मसला ये नहीं है, मसला इस वक्त यह है कि एक सेशन जज से वो उनकी करना चाहता। अब इस्लाम उन्होंने ले लिया, उन्होंने वारंट ऑफ अरेस्ट। अब आप रियासत को मजाक बना रहे हैं हर रोज। जरा सुनाला का सुने, हम जब करना चाहेंगे तो कर लेंगे। भाई कभी कभी तुम यहां करना चाहते हो, कभी तुम यहां करना चाहते हो, कभी जब तुम्हें पता है कि तुम गिरफ्तार करने की अहलियत नहीं रखते हो। पाकिस्तान के अंदर बार बार बताया है कि जब कोई आदमी इस सतह पे आ जाए कि उसकी पॉपुलैरिटी का लेवल ये हो कि उसके लिए क्राउड जमा हो जाए, तो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उससे मैं जाती तौर पे वाकई होकर नहीं कर सकते। अब मसला क्या है? केसेस क्या हैं आपके? केसेस आपके ये हैं कि जनाब आप जहां जाएंगे, आप हाईकोर्ट में गए, आप पे मुकदमा लग गया कि आपने बलवा किया, आपने ये किया। आप इस्लामाबाद गए, आप पे मुकदमा। अब कितने लोगों को आप रोक सकते हैं? उसके साथ लोग हैं, ठीक। फिर आप उसके ऊपर जितने मुकदमे बना रहे हैं वो बुनियादी तौर पे इस चीज के बना रहे हैं कि इस बंदे के ईमा पर हुआ। अब ईमा साबित होगा, कैसे साबित होगा? क्या 4000 बंदों से पूछेंगे कि मैं इमरान खान ने कहा था कि चलो तुम
वो उसके अंदर दाखिल हो जाओ, नहीं कहा था। वो जहां जाता है तुम्हारे पीछे बंदा को नहीं आता, तुम्हारे साथ बंदा। तुम इमरान मरियम नवाज जब जाया करती थी तो 50 बंदे घर से जलते थे जो फूल गिराने वाले होते थे। आपको टोटल, अब कल पेश हुआ है वहां पर सलमान शहबाज, 6 बंदे थे उसकी गाड़ी पे फूल निशावर करने वाले। मसला आप करना क्या चाहते हो? अब पूरा दिन एक तमाशा लगा। मैं आपको बताऊं कानूनी हैसियत क्या है। ये मैंने खुद 12-13 इस किस्म के वारंट जारी किए हैं अपनी जिंदगी के अंदर। अच्छा। इसे कहते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट टू एंश्योर द अपीयरेंस इन द कोर्ट। अब ये मैं उसका पढ़ देता हूं। द अक्यूज्ड बी समन्ड थ्रू नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट फॉर 7/3/2023 नोटिस बी गिवन टू द पार्टी टू द श्योरिटी फॉर अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड एट फिक्स। ये क्यों लिखा जाता है नोटिस बी गिवन? एक आदमी नोटिस सर्व करता है और उसके बाद उसकी जाती श्योरिटी लेता है या 2 और लोगों की श्योरिटी लेता है कि ये आदमी 7 तारीख को वहां अपीयर होगा। अब अगर वो 7 तारीख को वहां अपीयर नहीं होता तो फिर होता यह है कि श्योरिटी कॉल की जाती है कि क्यों नहीं आ, और श्योरिटी उसकी खत्म की जाती है और उसके परमानेंट वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए जाते हैं। परमानेंट वारंट ऑफ अरेस्ट, ये है वारंट ऑफ अरेस्ट फॉर मेकिंग दी श्योरिटी टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। ये इसको सेक्शन 90 और सेक्शन 91 सीआरपीसी ये रूल गवर्न करता है। आज तक इसके तहत कभी किसी को वारंट ऑफ अरेस्ट करके पेश नहीं किया गया। पहले होता यही है कि अपीयरेंस को डिनाई होता है, अपीयरेंस के या होने भी थे तो 7 के बाद इसके, लेकिन तमाशा बनाया गया। एसपी साहब आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। लोग अगर ओ भाई तुम्हारी एक एक चीज से वो शख्स पॉपुलर होता जा रहा है, तुम्हें जरा सी अकल नहीं है, तुम्हें जरा सा होश नहीं है। यानी आप सोचें कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी एक रूटीन के लेवल पे आ गई थी। जिस दिन वो इस्लामाबाद पे पेश हुआ है उस दिन के बाद हो ये रहा है कि उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ यूं बढ़ गया है कि जिसकी हिसाब ही नहीं। जिस दिन वो वापस आया तब बढ़ गया है। अब एक और बड़ी अहम चीज जो हिलाली साहब ने बात की है, इमरान खान पे क्या सब्सटेंशियल थ्रेट है कि नहीं है। मैंने जेआईटी रिपोर्ट खुद पढ़ी है। वो जो उसने रिपोर्ट डोगर ने जमा कराई है उसकी कॉपी मैंने पूरी देखी है, मेरे पास मौजूद है, मैं आपको यहाँ दिखा भी सकता हूँ। उस बंदे ने कहा है कि जो कातिलाना हमला हुआ था वो इतना प्लेड था कि उससे बच इतना बहुत मुश्किल था। उसने कहा है कि एक तरफ से मुझे गोलियों के खोल मिले हैं, फिर दूसरी जानब से गोलियों के खोल मिले हैं, फिर उसके बाद 6 गोल वो नीचे से मिले हैं। फिर उसने कहा कि मैंने तमाम पुलिस वालों के असले की फोरेंसिक की, उनमें से कोई फायर नहीं हुआ। मैंने इमरान खान के सारे असले की फोरेंसिक की, कोई फायर नहीं हुआ। मैंने जाती तौर पे जो वहां पर गार्ड थे उनके फोरेंसिक की, कोई फायर नहीं हुआ। एक फायर जिससे बंदा मरा था वो बंदे का फायर उन खोलों से मैच करता था जो ऊपर छत से फायर हुआ था। यानी वो गोली लगी थी नवीद के लिए ताकि इसको यही मारा जाए। इतने प्लान मर्डर से वो बन गया है। इसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने भी ये किया था उन लोगों की इस वक्त आसान खता हुए हैं कि हमारी प्लानिंग फेल होगी। हिलाली साहब, आप जो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं वो भी कर दीजिएगा। साथ ही मैं एक सवाल ऐड करना चाह रही हूँ। एक सवाल हिलाली साहब ऐड करना चाह रही हूँ। खान साहब ये कहते रहे हैं कि मैं गिरफ्तार हो भी गया तो मेरी मकबूलियत में इजाफा ही होगा, मगर गिरफ्तारी देते भी नहीं है, तो इस वजह से हुकूमत ये बयानियां बना रही है कि इमरान खान बुज़दिली दिखा रहे हैं। तो इस बारे में भी कुछ कमेंट कर दीजिए। हाँ, देखिए ये तो ऐसी इस किस्म की लफ्ज़ों में होगी। और जैसे इन्होंने औरिया साहब ने एक्सप्लेन किया कि अगर टेक्निकली चोरी नहीं हुई, उनका कहना यह है कि जब आप एक घड़ी लिया है और उसका डिक्लेयर नहीं किया है तो उसके माने आप चाहते हैं कि सोचा जाए कि घड़ी आपके पास नहीं है या आपने नहीं लिया, लिहाजा वो चोरी है। ये उनका एक्सप्लेनेशन है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपको, ये कह रहे हैं कि जब अरेस्ट करना मुश्किल है, भाई इन लोग राजा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को क्या प्रेग्नेंट औरतों को अरेस्ट करना मुश्किल था मॉडल टाउन में? वाह! क्या 28 लोगों को गोली मारना, प्रेग्नेंट विमेन को मुंह में गोली मारना, वो इसका मतलब यह है कि वो बेचारे अरेस्ट नहीं हो सकते थे, सिर्फ और सिर्फ गोलियों से वो अरेस्ट हो सकते थे फॉर एवर? ये क्या बात है? आपको मैं बताता हूं, देयर इज अ मकसद। वो एक वजह था, वो एक बताना चाहते थे उस वक्त उस आदमी को जो इनका लीडर था, कादरी साहब को, कि बच्चों हम तुम्हारे को वी विल डील विद यू इन एन आयरन हैंड, और हम किसी चीज पे नहीं रुकेंगे। और ये नहीं रुकते। अगर रुकते थे तो वो क्यों हुआ? और अगर वो
इसलिए हुआ कि जस्टिफाइबल रीजन है, जस्टिफाइबल, तो आज तक ट्रायल क्यों नहीं हुआ? हाँ। मैं समझता हूं सबसे इनक्रेडिबल लैप्स, और ये उस गवर्नमेंट का जो अफसोस से कहना पड़ता है, इमरान खान की गवर्नमेंट का, कि 3 साल में वो केस नहीं रखा। ही कुड नॉट ओपन द केस, कि हमारे अदालतें इन्फोर्स नहीं कर सके जस्टिस, अभी तक उसका जस्टिस नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल में हम जब कहते हैं ना ये नहीं कर सकते, वो नहीं, देयर इज नथिंग कि हम करते हैं इंसाफ के लिए। और माफ करिए, जब बीबी जिस रात उसका असैसिनेशन हुआ था, जिस शाम को उसके असैसिनेशन हुआ था, उस रात में मैं एक फंक्शन पे था, और उस फंक्शन में एक आदमी आया और आने के साथ जोर से कहता है, किधर हैं वो मजाक और खेल जिसके लिए ये घर मशहूर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा। किधर है दी एंटरटेनमेंट जिसके लिए हम आए हैं? इसलिए कि वो जो पूरा मजमा था वो तो दे वर शॉक्ड, हम सब डिप्रेस पे, मगर वो एक आदमी जो आके वो कहा, और यकीन करें उस आदमी का नाम वो FIR वो बीबी का हाथ से लिखा हुआ कि अगर मुझे कुछ हुआ ये 4-5 लोग हैं, वो उनमें से एक था। देखिए ये जो हो रहा है इस मुल्क में, पीपल आर गेटिंग अवे। राइट, नहीं बड़ा अफसोसनाक है, People are- बड़ी अफसोसनाक बात है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री एक कीमती असासे से महरूम हो गई। खूबसूरत तबीयत के मालिक मोहम्मद कवी खान 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी जानदार अदाकारी और मुतासिर कुन शख्सियत ने स्क्रीन पर आने वाले उनके हर किरदार को 4 चांद लगा दिए। कवी खान ने अपनी नाकाबिले फरामोश करियर के बायस सदारती अवार्ड्स, तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत कई कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। और ये सब आपने कवी साहब के साथ काम किया था, कैसा पाया था आपने उनकी शख्सियत को? कवि साहब एक साले इंसान थे, नेक आदमी। मेरा ड्रामा कफस जो था ये लाहौर से हो रहा था। अच्छा। और उसमें कवि साहब का किरदार था एक ईमानदार ब्यूरोक्रेट का। अच्छा। जिसने ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल कुछ असासा नहीं बनाया होता, और उसकी एक बेटी होती है जो उससे बहुत प्यार करती है, और वो एक सुजुकी गाड़ी के अंदर घूम रही होती है। और उसके बाद वो एक कैंपेन करता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट हैं उनका कोई साथ दो, खा मीडिया में हो खा बाकी जगह पे हो, उनका कोई साथ नहीं देता। अच्छा। तो वो बहुत ज़बरदस्त करा। तो मैं जब पहली दफ़ा लाहौर आया तो लाहौर में उसमें बड़े बड़े लोग थे उस ड्रामे के अंदर। सोहेल अहमद थे, उसके बाद अपना वो क्या नाम है जमील फ़खरी थे, और इस तरह के काफ़ी लाहौर के तकरीबन सारे ही बड़े बड़े लोग थे उसके अंदर। आयशा सना पहला रोल था। अच्छा। तो मैं जब पहले आया तो मैं रिहर्सल कराने के बाद जब बाहर निकला तो मैं जाने लगा PTV में ना, ऊपर जाके 3रे फ्लोर पे मस्जिद बनी लाहौर। तो मैं जाने लगा ऊपर, तो मेरे पीछे पीछे कवि भी आ गए। तो मैंने कहा आप किधर भाई? कहने लगे जहाँ आप जा रहे हैं। अच्छा। तो मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि कितना साले आदमी है कि उसने बिल्कुल इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि वो नमाज में जा रहा है। मैं भी आराम से उठ के आ गया, वो मेरे पीछे पीछे आ गया, उसको अंदाजा हो गया कि हम दोनों नमाज पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद कवि साहब का मैं बचपन से फैन था, जब हम बहुत शिद्दत से फिल्में देखा करते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उसकी वो पुरानी फिल्मों में एक जगह पे वो ट्रेन के अंदर वो मुझे अब याद फिल्म आ रही जिसमें वो इसका एक मुहावरा होता था कि बिजनेस इज अ बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी। और फिर उसके बाद वो एक बड़ी मशहूर वो तेरा मेरे जीवन के संग रहेगा वाला जो गाना था जिसमें वो गा रहा होता है, और वो उसके अंदर वो जिस तरह वो शानदार तरीके से जिसे कहते हैं ना वो उसके तासरात हैं अदाकारी की। लेकिन एक चीज़, अपने दौर के जितने भी लोग थे उसके साथ मतलब ख़याम सरहदी थे, उनके साथ जमील फ़खरी थे, उसके साथ उसके बाद बाकी जो लोग, वो सारे कवी खान को अपना उस्ताद कहते थे। अंधेरा उजाला में जिस तरीके से उसने एक ईमानदार SP के तौर पे उसका किरदार अदा किया है, वो कमाल का किरदार था।
और फिर फिर उसके बाद जैसे कहता है वैरायटी उस शख्स के अंदर। एक और मैं हम तरीन बात बताऊं जी, गालिब का किरदार उन्होंने अदा किया था। एक सीरियल गालिब की बनी थी, नसीरुद्दीन शाह से कई गुना बेहतर गालिब का किरदार अदा किया था। नसीरुद्दीन शाह तो शेर गलत पढ़ता था, मतलब नसीरुद्दीन शाह ने एक जगह पर बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतरा था वो क्या, और फिर उसके बाद हिलाली साहब नाराज ना हो जाए, वो हैदराबादी जुबान बोलता था, जबकि गालिब की जुबान हैदराबादी नहीं थी, वो वहां की जुबान बोलता था, वही खे और ये चीजें बोला करता था। हिलाली साहब 2 हफ्तों में तीसरा बड़ा नाम हमसे बिछड़ गया, क्या कहना चाहेंगे आप? खिराज तहसीन किस तरह से पेश करेंगे कवी खान को? काश के मैं कवी खान साहब के ड्रामास देखता था कि फिर मैं आपको वाकई कह सकता था, मगर मेरे ख्याल में हमने अब थ्रू दी वर्ड्स ऑफ हमारे दोस्त औरिया साहब, जो उसके बारे में मैंने अभी सुना है, ये 5 लम्हे में जो सुना है, आई एम सो हैप्पी कि इतना अच्छा आदमी था। मेरी वाइफ भी एक एक्ट्रेस इन अ सेंस है, शमीम हिलाली। मैंने सोच रहा था आप पूछेंगे आपने कोई ड्रामा देखा, तो मैंने सिर्फ उनके ड्रामे देखे हैं। मगर ये मैं ज़रूर कह दूं कि उन्होंने भी कवि साहब के साथ काम तो किया होगा। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। काश के आज वो शूट पे नहीं जाती और मैं ये सब बातें उनसे पूछ के आता और वाकई पूछता, मगर जब वो आई नहीं थी, जब मैं निकल गया घर से। चले नाज़रीन, डिस्कशन आप हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।